अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, अपना ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। अपना ख्याल रखना सबसे ज़रूरी है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि मेरी ये वीडियोस CSS सीरीज ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, जिन्होंने पहली से लेके और आखिर तक क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में तालीम हासिल की है। उनके घर में पैसे की भी रेल पेल है। उनके घर में माहौल भी है कि वो फ्रीक्वेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। प्लस शाम में अगर उनको तैयारी की या प्रिपरेशन की या किसी हिंट की ज़रूरत होती है तो उनको 20,000 रुपये महीना से लेके 50,000 1 लाख रुपए महीना तक की एकेडमी या इंस्टीट्यूट ट्यूशन के लिए या तरबियत देने के लिए भी मैसर होते हैं। तो मेरी ये वीडियोस उन बच्चों के लिए नहीं है। मेरी ये वीडियोस उन बच्चों के लिए है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के अंदर पैदा होते हैं। उनके अंदर जहनी इस्तेदाद होती है, काबिलियत होती है, मगर उनके पास माहौल नहीं होता। उनके पास कंपटीशन के लिए लाइन ऑफ एक्शन नहीं होती। उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चे को उस तरीके से पढ़ा सके जिस तरीके से एक दूसरी क्लास का बच्चा या अपर क्लास का बच्चा पढ़ सकता है। तो इनमें कोई कंपटीशन नहीं होता। तो CSS जो है वो बेसिकली एक कंपटीशन है। तो ये मेरी वीडियोस उन बच्चों के लिए है। मैं उनको ऐसी छोटी छोटी हिंट्स देता हूं जिस पे वो अमल करके कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर कर सकते हैं। कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि बड़े की तैयारी करो, छोटा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आप K2 पे चढ़ने की तैयारी करोगे, K2 को सर करने की तैयारी करोगे तो आप नांगा पर्वत ऑटोमेटिक कर सकोगे, क्योंकि आपने तैयारी K2 की है। नांगा पर्वत उससे छोटी है। तो ये बात है। तो इस चीज को आप मद्देनजर रखें। और मैं आपको बताऊं कि इसकी मिसाल किस तरीके से है कि एक फिल्म आपने शायद देखी होगी, रॉकी 4, सिल्वेस्टर स्टालोन की। ये जिसने नहीं देखी है, पुरानी जनरेशन की फिल्म है, नई जनरेशन ने शायद ना देखी हो। अगर नहीं देखी तो उसको देखे। उसमें एक बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि उसमें सिल्वेस्टर स्टालोन जो रॉकी होता है वो एक बॉक्सर होता है, लेकिन वो एक गरीब तबके का होता है। उसके पास फैसिलिटीज नहीं होती हैं कि वो तैयारी किस तरह करे, अपने आप को किस तरह वो बॉक्सिंग की उस मयार तक लेके जाए जिस तरीके पे वो उसको अपने अपोनेंट को, जो रशियन होता है जिसको तमाम फैसिलिटीज, तमाम जिम्स, तमाम दवाइयां, तमाम खाने, हर सहूलत मैसर है, उसको वह मुकाबला किस तरह करे। तो उसको उसका एक ट्रेनर मिल जाता है। वो ट्रेनर उसको ले जाता है पहाड़ों पर। वहां उसको वो देसी तरीकों से, टोटकों से, ऐसी ऐसी चीजों से तैयारी कराता है कि जिसके बारे में लोग हंसते थे उसके ऊपर कि यार ये किस तरीके की तैयारी है। लेकिन इन द एंड रिजल्ट क्या होता है कि वो देसी टोटके पे अमल करने वाला बच्चा जो मेहनती भी है वो आगे निकल जाता है रॉकी 4। और जो तमाम सहूलियात में, तमाम माहौल में तैयारी करने वाला बॉक्सर होता है वो पीछे रह जाता है। इस पे एक शायद पड़ोसी मुल्क की एक फिल्म भी आई थी सलमान खान की, शायद आपको याद होगा, जिसमें वो अपनी बच्चियों को ट्रेनिंग कराता है देसी तरीके से, फिर वो चैंपियंस बन जाती हैं। तो दैट्स इट इज द पॉइंट। ये है पॉइंट जिसको मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरी बातों को मजाक में या नॉन सीरियस न लें। ये आपको इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में जाके आपको पता लगेगा कि आपने क्या सीखा था और आपको किस तरह आप इससे फायदा हुआ है। तो CSS की तैयारी के लिए बाबू सबसे बेहतरीन चीज तो ये है और सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग पूछते हैं कि हम कितना अरसा तैयारी करें, कितना अरसा हम तैयारी करें। कोई कहता है कि आप 6 महीने तैयारी कर लो, कोई कहता है आप 2 महीने करो, कोई 2 साल भी कह देता है, कोई 3 साल भी कह देता है। यानी 2 महीने से लेके और 3 साल तक, 2 साल तक का पीरियड होता है। लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं है। हर बच्चे की जहनी इस्तेदाद और एबिलिटी अलग है। हर बच्चे की इस्तेदाद और जहनी एबिलिटी अलग है। मैं इसमें आप कुरान शरीफ की आपको मिसाल दूं। कोई बच्चा 4 साल में हिफ्ज कर लेता है, कोई बच्चा 6 साल में हिफ्ज कर लेता है, और कोई बंदा जो है वो पूरी उम्र में भी हिफ्ज नहीं कर पाता 2 सूरतें भी। ये जहनी इस्तेदाद है कि आप अपनी जहन को किस तरह इस्तेमाल करते हो, किस तरीके, किस टेक्निक से आप पढ़ते हो, किस तरह आप आगे जाते हो।
तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जो CSS के लिए 2 खुफिया राज हैं जो शायद आम बच्चे की सोच में भी नहीं होंगे। ये आपको वो लोग जरूर बताएंगे जो हजारों लाखों रुपए फीस लेते हैं, एक एक घंटा लेक्चर देते हैं, फिर वो बड़े बड़े CSP ऑफिसर्स को, CSS पास कर जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं ऑफिसर्स, उनको मदऊ करते हैं, उनको भारी पेमेंट्स करते हैं, फिर वो टिप्स देते हैं। उनको शायद ये बातें पता हों, मगर आम बच्चे के जहन में ये बात नहीं होगी, क्योंकि उसका दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है बेचारे का। उसको अकेडमी की शक्ल ही नहीं देखनी है। उसने घर से निकलना है, पीले स्कूल में जाना है, शाम को बाप के साथ दुकान पे बैठना है या केबिन पे बैठना है या पढ़ना है थोड़ा बहुत, बस ऐसी मिसालें कम हैं। तो CSS की तैयारी के लिए आज जो मैं आपको 2 खुफिया राज देने वाला हूं वो ये है, आप समझें उसको, सोचें और लिख लेंगे। CSS में बेसिकली 2 चैप्टर्स हैं, कंपल्सरी और ऑप्शनल। ठीक हो? कंपल्सरी में क्या आता है आपका? इस्लामियात एंड जनरल नॉलेज, इस्लामियात और जनरल नॉलेज। इसके अलावा इसमें आपको पूरे पूरे मार्क्स लेने हैं जितने भी हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंस। इसके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40 हैं, यानी एक सब्जेक्ट के मार्क्स 40 हैं। 40 का मतलब है तीनों को मिला के आपने 120 मार्क्स पूरे करने हैं। तो इसमें आपको सिर्फ ये फैसिलिटी हासिल है, इसमें ये फैसिलिटी हासिल है कि बच्चे क्या करते हैं या स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इस गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाते हैं कि हमें तीनों में 40-40 लेने हैं मिनिमम। मैक्सिमम तो आप 100 ले लें, बहुत अच्छा है, 100 ले लें, 80 ले लें, 90 ले लें, 70 ले लें, अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको हर सब्जेक्ट में 40 लेने हैं पासिंग करने के लिए, कंपल्सरी। तो बच्चे क्या करते हैं कि हमें करंट अफेयर्स में भी 40 लेने हैं, पाक अफेयर्स में भी 40 लेने हैं और प्लस में एवरीडे साइंस में भी 40 लेने हैं। यहां ये नहीं है, इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाया गया है। इन तीनों में आपको मजमूई तौर पे 120 नंबर लेने हैं। मजमूई तौर पर इन तीनों सब्जेक्ट में आपको 120 नंबर लेने हैं। किस तरह? पाकिस्तान अफेयर्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें 1857 से पाकिस्तान अफेयर्स शुरू होता है, इंडो पाक हिस्ट्री भी उसमें शामिल है, सब कुछ है, क्योंकि तहरीक पाकिस्तान चल रही है, कुछ भी आ सकता है उसमें। तो वो एक बहुत बड़ा और वसी सब्जेक्ट है। उसमें आप तैयारी अगर आपने कम की है तो आप उसमें 40 पासिंग मार्क्स के बजाय 20 मार्क्स ले लें, एक अंदाजा। उसके बाद रह गया आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी एक बहुत वसी सब्जेक्ट है, उसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। 1000 करंट अफेयर्स हो सकते हैं दुनिया में, जब आप CSS देने बैठेंगे उसमें, उस वक्त 1000 मिसाल के तौर पे या 100-50 जितने भी हैं वो करंट अफेयर्स के मौजूआत हो सकते हैं। तो आप उसमें 40 ना लें, उसमें भी आप 20 ले लें। लेकिन एवरीडे साइंस में आप 80 नंबर ले लें तो वो आपका 120 का टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर एवरीडे साइंस में आप नहीं ले सकते, एवरीडे साइंस में आप 20 ले लें, करंट अफेयर्स में 80 ले लें, 70 ले लें, पाक अफेयर्स में 70 ले लें, 80 ले लें, यानी एक सब्जेक्ट आप ऊपर ले जाए और 2 सब्जेक्ट अगर आप समझते हैं कि इसमें मैं नीचे आ रहा हूं तो आप उसमें थोड़े कम मार्क्स ले लेंगे, तो भी आपको 120 का फिगर इन तीनों में अगर मिल जाएगा तो आप पास शुमार हो जाएंगे। 120 से आगे चले जाए आप 130, 140, 150, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मगर मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं कि इससे कम की गुंजाइश नहीं है, इससे कम की गुंजाइश नहीं है। ये हो गई टिप नंबर 1 कि ये 3 सब्जेक्ट के मार्किंग मुश्तरका है। इन तीनों सब्जेक्ट्स की मार्किंग मुश्तरका है, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस। तो इसमें आप ये टेंशन न लें कि हर सब्जेक्ट में 40-40 ही लेने हैं या 50-50 ही लेने हैं। आप किसी एक सब्जेक्ट को अच्छा इंप्रूव करें, 2 में आप अपने आप को आगे लेके जाएं, तो आप इस 3 सब्जेक्ट को आप निकाल सकते हैं। इस्लामियात भी आपका माहौल है, आप निकाल सकते हैं, जनरल नॉलेज भी आप निकाल सकते हैं। ये हो गए कंपलसरी में 5 सब्जेक्ट आपने कर लिए।
अब रह गया ऑप्शनल। ऑप्शनल में लाजमी बात है, एक बच्चा जो लिस्ट लेके बैठता है, ए से लेके और 9 तक हो, या ए से लेके आई तक 9 ग्रुप उसके सामने होते हैं, सब्जेक्ट की एक बड़ी तादाद उसके सामने है, तो पहले वो लाजमी बात है वो सीएसएस करने जा रहा है। वो वहां कोई मजाक करने नहीं जा रहा, वो जा रहा है सीएसएस करने। तो पहले वो अपने आप को देखेगा कि मेरा जहन क्या है, मैं किस चीज को तैयारी कर सकता हूं। वो सोचेगा, समझेगा, मशवरे करेगा लोगों से कि मैं क्या लूं क्या नहीं लूं, उस्तादों से, टीचर्स से, क्या आपको क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। तो वो सब्जेक्ट वो जो 600 नंबर है ऑप्शनल वाले, वो सब्जेक्ट लाजमी तौर पे वो ऐसे ही सेलेक्ट करेगा जिसमें वो कम से कम 33 नंबर ले सकता होगा। अगर वो ऑप्शनल जिसमें बंदा खुद अपने सेलेक्ट किए हुए सब्जेक्ट में, अगर मिसाल में वो आईआर सेलेक्ट कर लेता है, सोशियोलॉजी सेलेक्ट कर लेता है, उसमें ही वो 33 नंबर नहीं ले सकता, तो उसको जरूरत क्या है कि वो सीएसएस में जाके अपने आप टाइम जाया करे? न जाए वो। उसका काम है कि कम से कम वो ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा जिसमें वो कम से कम 33 नंबर लेके सुरखरू हो सकता है, पास 40 ले ले, 50 ले ले, 60 ले ले, 70 ले ले, 100 ले ले, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 33। ये वही बंदा सेलेक्ट करेगा जो ये लेगा। वरना सेलेक्ट करने की, अब मैं मेरे को मिसाल के तौर पे केमिस्ट्री के बारे में अलिफ बे का इल्म ही नहीं है, तो मैं केमिस्ट्री क्यों लूंगा, मैं इकोनॉमिक्स क्यों नहीं लूंगा, मैं आईआर क्यों नहीं लूंगा। तो ये चीजें आप समझें, ये है ट्रिक्स। ये हो गई आपको खुफिया राज नंबर 1 के। रह कहां गई बात? ऑप्शनल आपने खुद सेलेक्ट किए, ऑप्शनल आपने खुद सेलेक्ट किए, आप उसमें पास होने जैसी एबिलिटी रखते होगे तो सेलेक्ट करोगे। कंपलसरी में आपके सारे सब्जेक्ट निकल गए, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, एवरीडे साइंस, जो मैंने आपको अभी तरीका बताया उसमें, ये आपके सारे सब्जेक्ट निकल गए, ओके हो गया, आप पास हो। सीएसएस फंसता कहां है पे आके? सीएसएस फंसता है इंग्लिश पे, इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन। हिंट नंबर 1 मैंने आपको क्या दी, खुफिया राज मैंने आपको बताया पहला। सेकंड राज मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे की भी आप तैयारी कर लोगे, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपसे एक दूसरी बात करना चाह रहा हूं जो एक बड़ा ही टिपिकल मामला है सीएसएस का। किसी को शायद ये बड़ी बड़ी एकेडमी वाले भी नहीं बताएंगे आपको, ये आपको बहुत डीप बता रहा हूं मैं बात, और ये कोई एकेडमी वाले भी शायद आपको नहीं बताएंगे। जो छोटी मोटी एकेडमी है, शायद कोई बड़ी एकेडमी हो जिसके अंदर सीएसएस का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो तो वो बता सके हो, बाकी हर आदमी आपको नहीं बताएगा। फैक्टर क्या आता है? इंग्लिश कंपोजिशन। इसमें क्या है? कंपोजिशन, ग्रामर, प्रेसी राइटिंग और पंक्चुएशन। ठीक, क्या आता है? ग्रामर, प्रेसी राइटिंग, पंक्चुएशन और कंपोजिशन। मेन फॉल्ट वहां पे जो डिफरेंस आ जाता है क्या होता है, आप इस चीज को अब आप यहाँ जहन लगाएं। अगर आपको सीएसएस पे जाना है तो आप जहन लगाएं। आप पंक्चुएशन बहुत अच्छी करना जानते हैं, गुड। आप ग्रामर बहुत अच्छी जानते हैं, गुड। आप कंपोजिशन बहुत अच्छी जानते हैं, गुड। बट सीएसएस का मेन मकसद क्या है? प्रेसी राइटिंग। जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है उसको सिर्फ और सिर्फ एक समरी तैयार करके वाला अफसर को या मिनिस्टर्स को या बाला अफसर को या जो भी उसका हायर रैंक है उसको एक समरी पुटअप करनी होती है। समरी बनाना जो है ना वो मेन फन है सीएसएस का और गवर्नमेंट अफसर का, कि वो समराइज किस तरह कर सकता है, खुलासा किस तरह कर सकता है। समरी को आप इस तरह समझे कि आपने शायद बचपन में सुनी हो उमर अय्यार की कहानियां। उसके पास एक जंबील होती थी, एक मशकीजा टाइप की चीज, उसमें वो जो लेता था वो गुम हो जाती थी। बड़ी से बड़ी चीज हो या छोटी से चीज, छोटी चीज हो, वो मशकीजे में चली जाती थी। उसको कहते थे जंबील, उमर अय्यार की जंबील। तो वो जंबील जो है ना वो प्रेसी है। या आपने शायद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ा हो। तो जब वो अजमेर गए तो वहां पे एक तालाब था या एक कोई पानी का जखीरा था जिसको अना सागर कहते थे।
तो जब हिंदुओं ने उनसे कॉन्फ्लिक्ट किया, उनसे लड़ाई की, तो उन्होंने अपने एक मुरीद को एक प्याला दिया। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने एक मुरीद को प्याला दिया कि इसमें अन्ना सागर से पानी भर के ले आओ। जब वो अन्ना सागर पे पहुंचा, उसने अन्ना सागर से प्याला भरा, तो सारा अन्ना सागर तालाब आज भी अजमेर शरीफ में मौजूद है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। वो सारा का सारा अन्ना सागर तालाब उस प्याले में आ गया और जमीन खुश्क हो गई। तो उस वक्त जो वो प्याला था या जो उसमें पानी था जिसमें सारा का सारा अन्ना सागर था, वो थी प्रेसी राइटिंग। समझ रहे हैं आप बात? मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके बताया कि प्रेसी राइटिंग क्या चीज है। यानी बड़ी 50 सफ़ों का एक मजमून है, उसको आपने एक पैराग्राफ में महदूद करना है, उसकी रूह निकालनी है, उसको स्पिरिट देनी है कि इसमें है क्या, इसका मकसद क्या है, कि वो एक पैराग्राफ में वो 50 सफ़े समझ जाए बंदा, अगला पढ़ने वाला, कि ये 50 सफ़े में ये था, दैट्स इट। ये है प्रेसी राइटिंग। अब आप समझ लें, एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। नंबरिंग अलग अलग है, एडीएम्स की अलग है, डू डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अलग है, किस तरह की हर चीज की नंबर अलग है उसकी इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर में। लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। पंक्चुएशन के 20 नंबर है, ग्रामर के 20 नंबर है या 25 नंबर है। एक मिसाल है ये, एक जनरल आपको समझाने के लिए। प्रेसी राइटिंग के भी 25 नंबर है या 20 नंबर है। और यानी चारों चीजों की कंपोजिशन, पंक्चुएशन, ग्रामर, प्रेसी, इन सब के अगर 25-25 नंबर हैं, आपने तीन चीजों में ग्रामर, पंक्चुएशन, कंपोजिशन, इसमें अगर आपने अच्छे नंबर लिए हैं, 25 में से 20 ले लिए, 18 ले लिए, 17 ले लिए, आप बड़े खुश हैं। लेकिन आपने प्रेसी राइटिंग में 4, 5, 3 लिए, मजमूई मिला के आपका एवरेज कहां जा रहा है? 80 पे। इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर में आपका एवरेज कहां जा रहा है? आपने 60, 65 नंबर, 70 नंबर वहां लिए उन तीन चीजों में, कंपोजिशन, ग्रामर और पंक्चुएशन। लेकिन आप प्रेसी राइटिंग में 3, 4, 5 नंबर ले सके हो, एग्जामिनर को मुतासिर नहीं कर सके, तो बहुत बड़ा इम्कान है कि आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको पास नहीं किया जाएगा। अक्सर बच्चे जो फेल होने वाले होते हैं सीएसएस में, वो ये सोचते हैं कि हमने इतने ज्यादा नंबर लिए इंग्लिश में, हम क्यों फेल हो गए, हमें क्यों फेल किया गया? दैट्स इट, प्रेसी राइटिंग। प्रेसी अगर आप सही नहीं लिख सकोगे, आपको प्रेसी में नंबर लेने, और आप प्रेसी में अगर 20 नंबर लोगे और दूसरों में अगर 5, 6, 8, 5, 6, 8 करके आप 40, 45 तक चले जाओगे, और प्रेसी में आपने 25 में से 22, 23 नंबर लिए हैं, तो मुमकिन है कि आपको नेक्स्ट मरहले में कॉल कर लिया जाए। तो ये आज की मेरे आपको 2 टिप्स थी, आप इसको समझें, सोचें, इसको लिख लें और इस पे अमल करने की कोशिश करें अगर आप सीएसएस करना चाहते हैं तो। मेरी सीरीज आपको पसंद आ रही है, सीएसएस पे बातें मेरी पसंद आ रही हैं, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें और दूसरों को भी इससे फ़ायदा होता रहे। शुक्रिया।